Welcome back everyone. Today we will continue with 10th class chapter number 1 history जो आपका हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है आपके चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। जो आइडिया ऑफ नेशन था, जो फीलिंग थी एक नेशन की, नेशनलिज्म की, वो डेवलप हुई और किस तरीके से वहाँ पे जो है उन्होंने जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म किया। ठीक है, तो इसी में जो है इस मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करने में और ये डेमोक्रेसी एक तरीके से लाने में आपका किसका, नेपोलियन का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस वीडियो में हम सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिविल जीरो कोड कह लें या इसको नेपोलिक कोड कह रहे हैं, नेपोलियन कोड कह लें, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि भी जो स्टार्टिंग में जो लोग ये चाहते थे कि भी नेपोलियन आ जाए और नेपोलियन जो लोग वेलकम कर रहे थे नेपोलियन का, बाद में वही उन चीज़ का विरोध करने लग गए, वही नेपोलियन का विरोध करने लग गए। ओके, तो नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलिक कोड क्या था ये? ठीक है, इसके बारे में हम जो है अभी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो नेपोलियन जो था, हमें पता था कि भी उसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच क्रांति में जो कितना बड़ा योगदान दिया है। ओके, और फिर नेपोलियन ने जो लोगों को साथ मिला, फिर क्या हुआ था, जो हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे जो ये पहले तो जनरल था, ठीक है, आर्मी जनरल था, फिर लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन ने क्या हुआ, जब वहाँ पर गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी आने लगी, जो क्लब्स वगैरह अपॉइंट किए गए थे वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आई, तो नेपोलियन ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। ठीक है, और डिक्टेटर घोषित करते ही, ठीक है, उसने जो है अपने आप को, वहाँ का शासन अपने कंट्रोल में ले लिया, डिक्टेटर घोषित कर दिया खुद को, और तानाशाह तो घोषित कर दिया, बट जो है उसने अपना एक लार्ज एम्पायर था जो वो एस्टेब्लिश किया, खड़ा किया पूरा एम्पायर। ठीक है, और उसके अंदर उसने क्या किया, बहुत सारे जो है मैनी रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए, नए नए रिफॉर्म्स लेके आया, बहुत से सुधार के कार्य किए। ठीक है, लार्ज एम्पायर अपना खड़ा किया। कैसे, वो अभी हम इसके डिस्कस करते हैं कि भाई डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि आपका जो वहाँ पे हमने देखा जो डेमोक्रेसी वहाँ पे चली हुई आ रही थी, तो उस चीज़ को ख़त्म करके खुद को डिक्टेटर, खुद को वहाँ का जो है तानाशाह घोषित कर दिया, बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हम देखते हैं कि वो हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर ही बढ़िया काम करती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी डिपार्टमेंट काम होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंडर ही बढ़िया काम करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि भाई डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय भी कर दी, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी उसको इसने रैशनल एफिशिएंट भी बना दिया। तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को डिस्ट्रॉय कैसे किया, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में भी कई बार जो आपके कई ऐसे हम कहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार लगा लें, या आपका नेपोटिज्म लगा लें कि भाई बेटे, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, या भाई भतीजावाद जो आपका चला आता रहा है, तो वो चीज़ें जो थी वो डेमोक्रेसी को ख़राब कर देती हैं, भ्रष्टाचार ख़राब कर देती हैं। बट जो अगर डिक्टेटर या जो शासक है वो उसका एरिया का चाहे तो डेमोक्रेसी को या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बढ़िया बना सकता है। वो हम इसमें अभी देखते हैं। अबॉलिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उसने क्या किया, जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, अब बर्थ के ऊपर जो प्रिविलेज थी कि भाई जो एक पर्टिकुलर टाइप के कम्युनिटी में, पर्टिकुलर टाइप के घर में पैदा होगा तो उसको पर्टिकुलर जो राइट्स हैं वो अपने आप मिल जाते हैं, कुछ अधिकार, कुछ चीज़ें जो है सम्मान, वो उसको अपने आप मिल जाता है। वो चीज़ उसने अबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी। ठीक है, एस्टेब्लिश क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लॉ के सामने, कानून के सामने सब समान है, कोई बड़ा छोटा, कोई ऑफिसर, कोई छोटा रैंक का अधिकारी नहीं, सब एक जैसे समान बनाए उसने। और फेडरल सिस्टम ख़त्म किया, सेफरडम और मैनोरियल ड्यूज जो ख़त्म कर दिए। अब जो फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, जो आपका सामंतवाद एक तरीके से कहें कि भाई जैसे एक राजा के अंडर पूरा देश आता है, लेकिन देश के अंदर अलग अलग छोटे छोटे जो रीजन पड़ते हैं, उन रीजन पे उन्होंने जो कंट्रोल करने के लिए और अपने जो सामंत जो है अपॉइंट कर दिए, अपने लीडर अपॉइंट कर दिए छोटे छोटे, तो वो सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया वहाँ पे। ठीक है, और सेफरडम जो है कि जो कहते हैं कि आपका टैक्स होता था एक तरीके से, या हम कहें कि आपके जो किसान वगैरह होते थे उनको जो है अपने लेबर, एज ए लेबर के रूप में जो है रख लिया जाता था, पैसे
मतलब कि क्या कहें हम उसको, टैक्सेस वगैरह उन पे लगा दिए जाते थे, या बंधुआ मजदूर, जो बंधुआ लेबर के रूप में उनको रख लिया जाता था, वो सर्फडम सिस्टम जो था उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। और जो मिनरल ड्यूज़ होते थे, टैक्सेस वगैरह होते थे, उनको भी उसने अबॉलिश कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और आफ्टर दैट उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेड वगैरह करने के लिए जो आपके व्यापारी लोग होते हैं, वो कुछ एक गिल्ड, एक ग्रुप सा बना लेते हैं कि भाई आपस में हम ग्रुप में बन के गिल्ड बना के रहेंगे, जिसके वजह से हमारा जो व्यापार है, हमारे ट्रेड है, वो बढ़िया डेवलप होगा, बढ़िया ग्रो करेगा, ठीक है। वो पर पहले वो चीज़ें रेस्ट्रिक्शन थी उनके ऊपर, वो गिल्ड नहीं बना सकते थे, वो ग्रुप नहीं बना सकते थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया और जो है ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए और बेटरमेंट के कार्य किए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। सिंपल है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम होता था जो आने जाने का, उसको और बढ़िया इम्प्रूव किया। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी। तो जो वेट और मेजर की भाई हाइट वगैरह नापने के लिए, लेंथ वगैरह नापने के लिए, वेट वगैरह नापने के लिए है, जो उसने क्या किया, पूरे एक कंट्री के अंदर एक जैसे हैं जो वेट और मेजर जो है उसने लागू किए। कि भाई ये नहीं कि भाई उस एरिया में किसी और चीज़ से लेंथ नापी जा रही है, उसमें और किसी चीज़ से, या वेट किसी अलग अलग तरीके से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसने एक स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स के जो है नए नए नियम बना दिए और सेट कर दिए वो, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज और कॉमन नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज सबके लिए इक्वल समान जो कानून बनाए, और कॉमन नेशनल करेंसी एक करेंसी बना दी, यानी कि भाई अलग अलग करेंसी चल रही है अलग अलग रीजन में, पूरे एक नेशन के अंदर एक करेंसी ही वहाँ पर डेवलप होगी या चलेगी। तो लोग अब वो एक तरीके से वो कहें कि भाई जो लोअर वर्ग के लोग थे, लोअर क्लास के जो लोग होते थे, उनके लिए बेटर काम कर रहा था, लेकिन जो अपर क्लास के लोग हो रहे थे उनको वो उनके लिए तो थोड़ा सा विरोधाभास की सिचुएशन डेवलप हो गई थी, भी वो थोड़ा सा इसका विरोध करने लगे थे, थोड़ा अगेंस्ट हो गए थे। बट जो है इस धीरे धीरे जो है जो लोअर वर्ग के लिए, लोअर क्लास के लिए काम कर रहा था, तो फ्रेंच आर्मी जो है आपकी और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जो है उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब फ्रीडम की जो आर्मी कहा जाने लगा उसको, कि भाई फ्रीडम लेके आने वाले जो आर्मी है उनको उनका दिल से स्वागत किया जाने लगा, दिल से वेलकम करने लगे लोग, ठीक है। बट लोगों ने और लोग ये भी सोचने लगे कि जो हमारे यहाँ पर दूसरे कंट्री के आसपास के लोग जैसे बेल्जियम वगैरह के, वो सोचने लग गए कि भाई हमारे देश में तो ये तानाशाह अलग बैठा है, ना कुछ काम कर रहा है ना कुछ और, नेपोलियन ही हमारे देश के ऊपर हमला कर दे और हमारे ऊपर कंट्रोल कर ले। तो वो चीज़ें इन्होंने सोची। बट क्या हुआ, इसके एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। उसका क्या पड़ा कि जो उसका एंथुसिज्म था, जो उत्साह था, जो चाह रहे थे कि उस पर आके अटैक करे, उस पर कंट्रोल कर ले, वो सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी कैसे हो गया आपका वो, क्योंकि क्या हो गया, अब फ्रेंच नेपोलियन क्या था, फ्रांस का था, फ्रेंच था, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कदम उठाए जा रहे थे या जो भी काम किया जा रहा था, वो फ्रांस के लिए किया जा रहा था, ठीक है। तो फ्रांस के लिए अगर वो काम करेगा तो फ्रांस का ही डेवलपमेंट होगा। और किसी दूसरे भी, मान लें अगर बेल्जियम वगैरह पे अटैक करता है, तो बेल्जियम को भी वो अपने फ्रांस में मिला लेगा, उसको बेल्जियम नहीं रहने देगा अलग स्टेट। तो उन लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो भी उनसे छिन जाएगी, ठीक है। तो वो इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके वो हॉस्टिलिटी में उन लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम तो घिर गए, हम तो फंस गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। जो भी मैंने बताया कि भाई फ्रेंच था नेपोलियन, तो वो अपनी फ्रेंच को, अपने फ्रांस को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसने जो उन दूसरे देशों को जिस पे उन्होंने कब्जा किया, जिस आर्मी ने कब्जा किया, तो वहाँ पर उनको अपनी खुद की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो उनके हाथों में उनको नहीं मिल रही थी। उनको फ्रेंच के जो नियम कायदे कानून थे उनके अंडर चलना पड़ रहा था, फ्रांस के अधीन हो गए थे वो एक तरीके से, ठीक है। और इसके चलते क्या हो गया था, इंक्रीज टैक्सेशन। तो भाई इंक्रीज टैक्सेशन, अब कोई भी देश अगर बढ़ रहा है, किसी को ग्रो करना है, आर्मी वगैरह अगर चलती है, तो उनको पैसा तो चाहिए, बिना, और पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस वगैरह से पैसा आता है। तो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए। और सेंसरशिप जैसे कि आपकी कोई भी मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो उसमें सेंसर बोर्ड होता है आपका, उसमें कोई भी अगर कोई ऐसा कोई विरोधाभास वाला कोई सीन होता है तो उसको कट कर देता है कि भाई कोई भड़काऊ सीन अगर उसमें होता है तो ऐसे ही सेंसरशिप लगा दी कि भाई कोई न्यूज़पेपर वगैरह या कोई जो कॉमन फ्रीडम होती है कि भाई कोई अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच खुले में आके बोलना, उस पर उसके ऊपर सेंसरशिप है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फ्रांस का कंट्रोल है, कोई अपनी मर्जी से कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता।
फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी में जो है उनको भर्ती किया जाने लगा कि फ्रेंच में आप आइए, उनको शामिल किया जाने लगा। तो इस तरीके से आपका जो है नेपोलियन का विरोधाभास शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हमने देखा आपका जो सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड इसको हम कहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।